हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अभी क्लासेस ऑब्जेक्टिव्स में। और मैं आप सबों को इस चैनल के माध्यम से बताता हूं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, जिसके तहत आज मैं आप सबों के लिए 9th के हिस्ट्री का दूसरा पार्ट लेकर आया हूं, जिसमें मैं 9th के हिस्ट्री में दूसरे पार्ट में जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर बनने वाले हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा और साथ ही साथ उनके आंसर्स को बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करूँगा ताकि आपको रटने की ज़रूरत ना पड़े। अगर आप एक बार उसे समझ लेते हैं तो आपको सारे आंसर्स बेहतर तरीके से समझ में आ जाएंगे। तो अगर आप अभी तक ऑब्जेक्टिव्स को ढूंढ रहे हैं यहाँ वहाँ, तो बिल्कुल भटकने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं अभी क्लासेस ऑब्जेक्टिव्स के माध्यम से आपके साथ ढेरों क्वेश्चन आंसर्स प्रोवाइड करूँगा ताकि आप किताबों से बेहतर इसे समझ सके और अपने अनुसार सवालों के जवाब को समझ करके उत्तर दे सके। तो चलिए हम लोग कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं और आज का जो टॉपिक है 9th के हिस्ट्री का चैप्टर 1 का दूसरा पार्ट, उसे शुरू करते हैं। दूसरे पार्ट का पहला प्रश्न इस प्रकार से है, क्रांति के समय फ्रांस कितने विदेशी ऋण के नीचे था? यानी कि जिस समय फ्रांस में क्रांति हो रही थी उस समय फ्रांस में कितने विदेशी ऋण था? विदेशी ऋण का मतलब दूसरे देश से लिया हुआ कर्ज। अब ये कर्ज क्यों था? इसका कारण ये है कि जो ब्रिटेन है, यानी कि जो माफ कीजिए फ्रांस है, फ्रांस ब्रिटेन से एक युद्ध में हार गया था और इसके लिए जब ब्रिटेन की युद्ध किससे हुआ था? अमेरिका से। यानी कि अमेरिका जो है था वह स्वतंत्र हो रहा था, अपने उपनिवेश को खत्म कर रहा था और उसका उपनिवेश कौन था? वो था ब्रिटेन। यानी कि जब अमेरिका ब्रिटेन को भगा रहा था तो फ्रांस जो था वो अमेरिका का मदद कर रहा था ब्रिटेन को हराने में। क्यों? क्योंकि ब्रिटेन से वो एक बार हार चुका था और वो ये बदला लेना चाहता था और इसके बदले में अमेरिका उसे कुछ नहीं दे रहा था। और इसके चलते जो फ्रांस है वो बिल्कुल पूरी तरह से बहुत सारे कर्ज में डूब गया था और भी बहुत सारे युद्ध हैं, बहुत सारे 7 ईयर्स वॉर्स है, जिसके चलते फ्रांस जो था, फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में हुआ था ये 7 ईयर्स वॉर। और इस 7 ईयर्स वॉर यानी कि 7 साल का युद्ध, इस युद्ध के चलते इसे बहुत सारे कर्ज हो चुके थे। तो ये कर्ज कितने थे, कितने रुपये थे, आपको बताना है। तो इसका सही जवाब है 10 करोड़ डॉलर। यानी कि पूरे 10 करोड़ डॉलर का फ्रांस जो था वो कर्ज हो चुका था, फ्रांस को बहुत ज्यादा कर्ज था। अगर आप एनसीईआरटी की किताब खोले तो उसमें कुछ इस प्रकार से लिखा गया है। हम सभी चीज को इरेज करके आपको बेहतर तरीके से समझा देते हैं। तो इरेज करते हैं। आप इस प्रकार से आप देख सकते हैं, किताब में लिखा होगा कि फ्रांस पर 10 अरब लिरबे, लिरबे जो था उस समय फ्रांस का मुद्रा था और यहाँ पर डॉलर भी लिखा रहेगा, कभी कभी लिरबे भी लिखा रहेगा, इसलिए मैंने आपको बता दिया था। 10 अरब लिरबे का जो था कर्ज था, उससे भी अधिक कर्ज था और कह सकते हैं कि इस पर 10% ब्याज की भी मांग कर रहा था। दिनों दिन ये जो कर्ज था वो बढ़ता ही जा रहा था। और ये क्यों हुआ था? क्योंकि 13 उपनिवेशों को साझा शत्रु ब्रिटेन से आजाद कराने में जो फ्रांस था उन्होंने अमेरिका की मदद की थी, फ्रांस ने अमेरिका की मदद की थी और इसलिए ये उनको इतने सारे कर्ज हो गए थे। आइए अब आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर विचार करते हैं। उम्मीद है कि आपको ये सवाल बेहतर समझ में आया होगा। अगला सवाल है कि फ्रांस में महिलाओं को मत देने का अधिकार कब मिला? ये बहुत ही अहम कह सकते हैं सवाल है कि जब फ्रांस में क्रांति हो रही थी तो महिलाओं ने बढ़ चढ़ करके योगदान दिया। महिलाएं जो थी वह भी आगे आई और महिलाओं ने भी बहुत सारे कार्य किए। लेकिन जब फ्रांस को में अधिकार देने की बात आई तो महिलाओं को वंचित कर दिया गया। महिलाओं को वोट देने यानी कि मत देने का अधिकार नहीं दिया गया कि आप वोट नहीं डाल सकते हैं। और ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि महिलाओं को निष्क्रिय नागरिक कहा गया। यानी कि जब फ्रांस में जो क्रांति का जो दौर शुरू हुआ, क्रांति के बाद 2 तरह के नागरिक बने। एक नागरिक को सक्रिय नागरिक बोला गया और दूसरे नागरिक को निष्क्रिय नागरिक बोला गया। और सक्रिय नागरिक ही वोट देने के लिए और बाकी सभी अधिकार इन्हें प्राप्त था, बल्कि निष्क्रिय नागरिक वह था जिसे किसी भी प्रकार का अधिकार नहीं प्राप्त था। बहुत सारे ऐसे अधिकार थे जो उन्हें प्राप्त नहीं थे। इसीलिए अब यहाँ पर सवाल उठता है कि आखिरकार महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब मिला था? तो इसका सही जवाब है 1946 में। यानी कि बहुत दिनों के बाद जाकर के फ्रांस में महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला था। आप सोचिए फ्रांस में क्रांति कब हुई थी? 1789 में। और इस प्रकार से 1789 से ये क्रांति चलता चला गया। 10 साल का क्रांति था, 1719 तक चला था, 1799 तक चला था। 10 साल की क्रांति थी और क्रांति में लोगों को समानता मिला, स्वतंत्रता मिला, बंधुता मिला। लेकिन इस समय तक इन सारे विचार आने के बाद, ये सारे कह सकते हैं चीजों को मिलने के बाद भी
ये सारे विचार जो थे पूरी दुनिया में फैल गया। 1945 1947 में जाकर के भारत को भी आज़ादी मिल गई और उस समय के लमसम में जाकर के फ्रांस के महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला। तो ये बहुत ही अहम मुद्दा है फ्रांस की क्रांति के लिए। अगला सवाल है हमारे सामने कि स्टेट जनरल का अधिवेशन फ्रांस में कब हुआ था। स्टेट जनरल, ये स्टेट जनरल का अधिवेशन क्यों, किस लिए और कब बुलाया गया था, पहले इस सवाल पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए, स्टेट जनरल का अधिवेशन बुलाया गया था कर को बढ़ाने के लिए। हम सभी कहानियों में पढ़े हैं, फ्रांस की क्रांति वाली कहानी में, कि फ्रांस का शासक बिल्कुल परेशान हो चुका था। उसे कर्ज चुकाने, जैसा कि अभी हम लोग पढ़े कि 10 अरब लिरबे का कर्ज हो चुका था, और उस 10 अरब लिरबे को चुकाने के लिए, और फ्रांस का जो शासन व्यवस्था है बिल्कुल शौकीन वाला था। मतलब आप समझ लीजिए, जो राजा था ना, वो एक स्वर्ग वाला जिंदगी जी रहा था। तो वो जो राजा था, वो जो शासक था, सम्राट था, उसके स्वर्ग वाले जिंदगी को यापन करने के लिए बहुत सारे पैसे की जरूरत थी। और उस पैसे की भरपाई के लिए उन्होंने क्या सोचा, कर में वृद्धि करेंगे, और इस कर में वृद्धि के लिए उन्होंने स्टेट जनरल का अधिवेशन बुलाया गया। अब आपको बताना है कि स्टेट जनरल का अधिवेशन कब बुलाया गया। 1791, 1789, 1801 और 1788, इसमें से कब बुलाया गया था। तो इसका सही जवाब है 1789 में बुलाया गया था। और इसी समय इसी के विरोध में क्रांति हुई और बास्तिल के किले को तोड़ दिया गया था 14 जुलाई को। 14 जुलाई 1788 को बास्तिल का किला जो था उसे क्या कर दिया गया था, तोड़ दिया गया था, विरोध में कि अब हम कर नहीं देंगे, और जब तक हमें एक बेहतर शासन व्यवस्था नहीं मिल जाएगा। और जब क्रांति की शुरुआत हुई तो उस समय ये लोग लोकतंत्र की मांग नहीं कर रहे थे। उस समय जो फ्रांस के लोग थे वो संविधान की मांग कर रहे थे, एक ऐसा संविधान जो शासन पर क्या कर सके, अंकुश लगा सके। क्यों अंकुश, क्योंकि जो लुई 16वां था बिल्कुल ही निरंकुश था। तो निरंकुश को अंकुश लगाने के लिए वहां पर संविधान की मांग कर रही थी, यानी कि संवैधानिक राजतंत्र की मांग चल रही थी। तो आप याद रखिएगा, फ्रांस में डायरेक्ट लोकतंत्र की मांग नहीं चला था, संवैधानिक राजतंत्र का मांग चला था। आगे चल के जब संवैधानिक राजतंत्र विफल हो गया, तब जाकर के उन्होंने लोकतंत्र यानी कि गणतांत्रिक व्यवस्था की मांग करने लगा था। अगला सवाल है कि फ्रांस की क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था, यानी कि वो कौन सा कारण था जिसके कारण फ्रांस की क्रांति जो थी वो हो गई, और उस कारण को हम तत्कालिक कारण कहेंगे, जिसके कारण तुरंत ही वहां पर क्रांति हो गई। तो उसका वो जो क्रांति है वो क्या है, स्टेट जनरल का अधिवेशन। यानी कि स्टेट जनरल का अधिवेशन जब बुलाया गया था, उसी अधिवेशन के कारण ही जो वहां पर है क्रांति हो गई। अगर इसे नहीं बुलाता, और स्टेट जनरल का अधिवेशन में क्या हुआ था, एक तरफ 600 व्यक्ति बैठा हुआ था, दूसरी तरफ 600 व्यक्ति बैठा हुआ था, ओके माफ कीजिए 300 बैठा हुआ था, ओके 300 बैठा हुआ था, और अकेला जो तीसरा स्टेट था वो 600 था। यानी कि प्रथम स्टेट जो था उसका 300 अधिक व्यक्ति था, द्वितीय जो था उसके 300 था, और जो थर्ड स्टेट के लोग थे उनके 600 अकेले थे। और यहाँ पर वोटिंग जब हुआ तो इनका एक माना गया, इसका भी एक माना गया, और इसका भी एक माना गया, और ऐसे में ये दोनों ही बहुमत हो गया था और इसका अल्पमत हो गया था। और यहाँ पर इन्होंने बोला कि नहीं, हमें जो है ओवरऑल एक मत गिनिए, हमें कह सकते हैं अलग अलग गिनिए। जैसे कि हमारे पास 600 है तो हमारे पास 600 वोट होना चाहिए, आपके पास 300 है तो 300 वोट होना चाहिए। ऐसे में फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट ने विरोध कर दिया, और ये जो थर्ड स्टेट था इन्होंने भी विरोध कर दिया, और इस प्रकार से क्रांति का ये तत्कालिक कारण बन गया था स्टेट जनरल का अधिवेशन। स्टेट जनरल का अधिवेशन अगर आप देखें तो ये उस कुछ इस प्रकार से हॉल था जहां पर स्टेट जनरल बुलाया गया था। आप देख सकते हैं कि इस ओर 300 बैठा हुआ है प्रथम स्टेट के लोग, फर्स्ट स्टेट, और इस ओर सेकंड स्टेट के लोग बैठे हैं। और आप नीचे देख सकते हैं थर्ड स्टेट के लोग जो है बिल्कुल खड़े हैं, उनको बैठने के लिए भी जगह नहीं दिया गया। तो इस तरह से असमानता थी फ्रांस में, और इसीलिए वहां पर समानता की मांग की गई। समानता के लिए लोगों ने आवाजें उठाना शुरू कर दिया था। अगला सवाल है कि लुई 16वां फ्रांस का सम्राट कब बना था। तो लुई 16वां कब बना था, 1774 में फ्रांस का शासक बना था। बिल्कुल ही आसान सा सवाल है, यहाँ पर बाकी सारे ऑप्शंस है। 1789 में तो क्रांति भी होने लगी थी, तो इस समय क्रांति का दौर आ चुका था, और क्रांति जो है बहुत तीव्र अवस्था में 1791 में था, और 91 से लेकर के 193 तक के काल को हम आतंक का काल भी कहते हैं, या आतंक का राज भी कहते हैं। तो लुई 16वां 1774 में गद्दी पर आता है, और उस समय लुई सल्मा की आयु कितनी होती है, 20 वर्ष। ये भी पूछा जाता है कभी कभी कि जब लुई सल्मा गद्दी पर आया तो उसकी आयु कितनी थी, कितने वर्ष में वो गद्दी पर बैठ गया, वो 1774 में। और इस आधार पर हम उसे आयोग भी माने लगे, लेकिन आयोग नहीं था वो बिल्कुल ही निरंकुश था, निरंकुश सत्ता था, उसे उस पर भी किसी प्रकार का अंकुश नहीं था।
तो 1774 में लुई 16वां फ्रांस का शासक बन गया था। अगला सवाल है, फ्रांस में आतंक का जो राज है, ओके, ये जो आतंक का राज है वो किस राजनीतिक दल ने स्थापित किया था? तो आप जानते हैं अलग अलग तरह की शासन व्यवस्था वहां पर चली थी और उसमें से अलग अलग जो लोग थे उन्होंने बार बार सत्ता को अपने हाथ में लिया। अलग अलग जो दल थे उन्होंने बार बार अपने हाथ में सत्ता लिया और उस सत्ता के बदौलत उन्होंने चाहा कि मैं फ्रांस का शासन जो है बेहतर तरीके से करूंगा। सबसे पहला है राजतंत्रवादी दल, दूसरा है जिरोदिस्तन दल जिसको जिरोडिन दल कहते हैं, फिर अगला है जैकोबिन दल और इन सभी दलों ने मिलकर के चौथा है। तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है जैकोबिन दल, यानी कि जिसे जैकोबिन क्लब के नाम से भी जानते हैं। यानी कि जब जैकोबिन पार्टी यानी कि जैकोबिन का शासन आया तो उस समय बिल्कुल ही आतंक का काल हो गया था। रोबेस्पियर उन्होंने क्या किया, बिल्कुल ही बेरहमी से लोगों को मारना शुरू कर दिया जो निरंकुश सत्ता थे। और ऐसा इन्होंने इसलिए किया ताकि उनको लगे कि ये जो शासन व्यवस्था है ताकि बेहतर हो सके, लेकिन बाद में लोगों को पता चला कि ये शासन व्यवस्था बिल्कुल ही जो है अस्थिर है और बिल्कुल ही निरंकुश है और साथ ही साथ देश में आतंक का माहौल बना दिया है और इसीलिए इस शासन व्यवस्था को आतंक का राज नाम से जाना गया। अगला सवाल पर बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि किस दार्शनिक फिलोसफर, दार्शनिक को फिलोसफर कहते हैं, किस दार्शनिक को सम्राट कहा गया, यानी कि किसे दार्शनिकों का सम्राट कहा गया, यानी कि जो दार्शनिकों का भी सम्राट है किसे कहा गया था? तो यहाँ पर ए नंबर रूसो है, डी नंबर है, बी नंबर नेपोलियन है, सी नंबर दिदरो है और डी नंबर वाल्तेयर है। उल्टा हो चुका था, बी यहाँ पर है, डी यहाँ पर चुका, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें से सही जवाब है रूसो, क्योंकि रूसो ने जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट का किताब लिखा, इतना अहम भूमिका था रूस की क्रांति में कि जो रूस की क्रांति के लिए इसे अहम मान लिया गया और इसीलिए इसे दार्शनिकों का सम्राट कहा गया रूसो को। तो रूसो इस पर सवाल का सही जवाब है। अगला सवाल है कि इनमें से एक फ्रांस की क्रांति का कारण था, यानी कि एक ही कारण था, बाकी सारे गलत है। तो देखते कौन सा कारण था। पहला, अकुशल व भ्रष्ट प्रशासन। दूसरा, सरकारी धन का गलत उपयोग। अगला है लुई 16वें का दूषित चरित्र और अंतिम है ये सभी। देखिए, अगर आप गौर से देखें तो फ्रांस में अकुशल यानी कि बिल्कुल ही सही शासन व्यवस्था नहीं था और अकुशल था यानी कि बिल्कुल ही कोई कुशल नहीं था, सक्षम नहीं था, फिर भी उसके हाथ में शासन था और इस तरह से वहां का शासन व्यवस्था बिल्कुल भी भ्रष्ट था। भ्रष्ट का मतलब चोर, कामचोर व्यक्ति होता है और जो बिल्कुल ही भ्रष्ट रहता है, जो जनता की बिल्कुल ही नहीं सुनता है। अगला है सरकारी धन का गलत उपयोग। जी हाँ, सरकारी धन का गलत उपयोग हो रहा था। सरकारी धन का उपयोग ऐशो आराम में किया जा रहा था। राजा के लोग ऐशो आराम की जिंदगी जीने के लिए सरकारी धन का प्रयोग कर रहे थे और सरकारी धन का गलत उपयोग कर रहे थे। न केवल ऐशो आराम में बल्कि किसी भी प्रकार के युद्ध में जो राजा था वो अपने मन से धन का गलत प्रयोग कर रहा था। अपनी जनता के विषय में सोचे बगैर वो धन का प्रयोग करता जा रहा था, जिससे वो एक समय ऐसा आया जब जो फ्रांस था वो विदेशी ऋण से घिर गया, यानी कि उसे ढेर सारे विदेशी ऋण का सामना करना पड़ गया। तो इस प्रकार से सरकारी धन का गलत उपयोग हो रहा था। अगला है लुई 16वें का दूषित चरित्र, यानी कि लुई 16वां भी बिल्कुल ही बेकार शासन व्यवस्था चलाता था, उसकी शासन व्यवस्था बिल्कुल ही खराब थी और इसीलिए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ये सभी वो शासन व्यवस्था, ये सारी व्यवस्था है जिसके चलते फ्रांस में क्रांति हुआ। तो ये सभी कारण है फ्रांस की क्रांति का। अगला प्रश्न है कि किस सिद्धांत को फ्रांस की क्रांति का नहीं माना जाता है, यानी कि कौन सा ऐसा सिद्धांत मिला है जो फ्रांस की क्रांति के में नहीं मिला। देखिए, फ्रांस की क्रांति से हमें क्या मिला, समानता, स्वतंत्रता, बंधुता, ये तीन चीज आप याद रखिएगा। समानता, स्वतंत्रता और बंधुता, ये तीन चीज तो हमें मिला, लेकिन साम्राज्यवाद क्रांति के बाद आया, यानी कि ये जो व्यवस्था है, ये साम्राज्यवाद वाली व्यवस्था, ये हमें फ्रांस की क्रांति से नहीं मिला। ये साम्राज्यवाद क्या होता है, यानी कि अधिक से अधिक क्षेत्र को अपने हिस्से में लेना क्या कहलाता है, साम्राज्यवाद कहलाता है, जिसे हड़प नीति भी कहते हैं। ओके, साम्राज्यवाद वाली व्यवस्था फ्रांस की क्रांति से नहीं आया है, इसलिए डी नंबर इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय सभा को बुलाने का उद्देश्य क्या था। राष्ट्रीय सभा का बुलाने का क्या उद्देश्य था? कर को हटाना, कर को लगाना, राज्य को दंड देना या दार्शनिकों को पुरस्कृत करना। यानी कि जब राष्ट्रीय सभा बुलाया गया था तो किस लिए बुलाया गया था?
राष्ट्रीय सभा को कर को लगाने के लिए बुलाया गया था कि कर को अब बढ़ाने की जरूरत है। और इसीलिए जो फ्रांस का शासक है वो अपने वित्त मंत्री के सहयोग या उनके उद्देश्य के अनुसार, उनके कहे अनुसार उन्होंने क्या किया, एक कह सकते हैं राष्ट्रीय सभा बुलाया और इस राष्ट्रीय सभा में कर को बढ़ाने की मांग कही गई, जिसे जनरल असेंबली के नाम से जाना जाता है। ओके, जनरल स्टेट जनरल के नाम से जो जाना जाता है, स्टेट जनरल की सभा के नाम से जाना जाता है। तो कर को लगाने के लिए बढ़ाया गया था। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि फ्रांस की क्रांति को जन्म देने वाला फ्रांसीसी दार्शनिक था। वो कौन दार्शनिक था जिसने फ्रांस की क्रांति को जन्म दिया? ठीक है, जैसा कि मैंने पहले ही बता चुका हूं कि रूसो वो दार्शनिक है, वो विचारक है, वो फिलोसफर है जिसने फ्रांस की क्रांति को जन्म दिया। इन्होंने फ्रांस की क्रांति, फ्रांस के सामाजिक व्यवस्था पर सवाल उठाया जो लोगों को बहुत ही अच्छा लगा और इसीलिए हम इन्हें फ्रांस की क्रांति का जन्मदाता मानते हैं। तो रूसो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि स्टेट जनरल का अधिवेशन कहाँ हुआ था? स्टेट जनरल तो बुलाया गया था, स्टेट जनरल 1789 में बुलाया गया था। किस लिए बुलाया गया था? कर को बढ़ाने के लिए, कर लागू करने के लिए बुलाया गया था। लेकिन ये जो कर लागू करने के लिए बुलाया गया था, कब बुलाया गया था? 1789 में। कहाँ बुलाया गया था? कहाँ बुलाया गया था? आपको इसका जवाब होगा, यहाँ पर लिखा वियना, पेरिस, बर्लिन, वर्साय। कहाँ पर बुलाया गया था? तो इसका सही जवाब है कि इसे बुलाया गया था। आप देखिए पहले इसे समझ लीजिए कि इसको क्यों बुलाया गया था। इसको समझने के बाद आप याद रख सकते हैं बेहतर तरीके से। तो कहानी को देखिए, लिखिए। फ्रांसीसी सम्राट ने क्या किया? लुई 16 5 मई 1789, यानी कि ये भी याद रखिएगा डेट को कि कब बुलाया था। 5 मई 1789 में तो बुलाया था, लेकिन एग्जैक्ट डेट है 5 मई। ओके, मई में यह सभा बुलाया जाता है। जून जुलाई 14 जुलाई में जाकर के बास्तिल को किला को तोड़ दिया जाता है विरोध में। ओके, तो इस तरह से 5 जून 1789 को नए कर के प्रस्ताव में अनुमोदित करने के लिए स्टेट जनरल की बैठक बुलाई गई थी। और ये कहां पर हुआ था? वर्साय में हुआ था। वर्साय के एक आलीशान भवन, बहुत ही बड़ा भवन था, इसको सजाया गया था। ढेर सारे कह सकते हैं माले फूल लगाए गए थे, इसको भव्य बनाया गया था ताकि लोग यहाँ पर अपने कह सकते हैं इसको देख करके चकाचौंध हो जाए, इस तरह से सजाया गया था। तो सही जवाब है वर्साय में। तो इसका सही जवाब है वर्साय, यानी कि स्टेट जनरल का जो अधिवेशन है वो वर्साय के पैलेस में हुआ था और उसे सजाया गया था। और ये क्यों लागू किया गया था? कर को बढ़ाने के लिए। और ये कब आया था? 5 मई 1789। तो ऐसे करके आप सवालों को बेहतर तरीके से पढ़ सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर अपना जो वीडियो है वो समाप्त होता है। अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो अजीत कुमार ऑफिशियल को टेलीग्राम में ज्वाइन कीजिए, वहां पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इसका पीडीएफ मिल जाएगा। और अगर आपसे हमसे कोई पर्सनल सवाल करना चाहते हैं तो मुझे आप इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, वहां पर आप मुझसे पर्सनल सवाल भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को अंत तक देखने के लिए मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हम ऐसे ही इस वीडियो पर केवल और केवल आपके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर लेकर आऊंगा और आपके लिए बेहतर क्वेश्चन आंसर प्रोवाइड करूंगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।